हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के लिए हिंदी का जो चैप्टर है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसके हम इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और इसमें हमने शुरुआत करी थी जिसमें कुछ प्रश्न तो हमने कर लिए थे, जैसा कि पहला हमने कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, एंकर बाइट ये हमने कर लिया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो ये प्रश्न तो हमने कर लिए थे यहाँ तक तो। और अब यहाँ से अपन करेंगे नेक्स्ट जो है वो अगले जो प्रश्न है वो अपन यहाँ से शुरू करेंगे। और इस जो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। 2-3 वीडियोस रहेंगे। एक वीडियो तो हो चुका है जो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कर लेंगे और बचेंगे वो बाकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि 100 के आसपास क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। आपको तो बस केवल इसे सुनना है, देखना है और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में आपको सीधे तौर पर हेल्प करेंगे। आपका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। आइए ज़्यादा टाइम खराब ना करके सीधे करते हैं शुरुआत, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और एग्जाम हमारा काफ़ी नज़दीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 10, ड्राई एंकर किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हमने, इसमें निश्चित रूप से आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो देखिए प्रश्न है कि ड्राई एंकर किसे कहते हैं। आपको लिखना है इसमें कि एंकर होता है ना, जो समाचार हमें सुनाता है टीवी पर वगैरह, तो जब एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, तथा जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, जब तक पिक्चर्स नहीं आती, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर केवल सूचनाएं पहुंचाता है, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। मतलब केवल खबरें दी जाती है, अभी तक फोटो नहीं पहुंचे हैं, अभी तक वीडियो नहीं पहुंचे हैं, वो आपको दिखाए नहीं जाते हैं। तो ये जो कार्यक्रम होता है वो ड्राई एंकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषताएं क्या है। मुद्रित माध्यम जिसे अपन प्रिंट मीडिया कहते हैं, इसके विभिन्न माध्यमों के लिए जो लेखन है, तो लेखन के जो अलग अलग माध्यम है, 4 माध्यम है लेखन के। एक तो है प्रिंट मीडिया, दूसरा है रेडियो, तीसरा है टेलीविजन और चौथा है इंटरनेट। तो प्रिंट मीडिया जो है, मुद्रित माध्यम जो है, ये जो सबसे प्राचीन माध्यम है लेखन का, और इसकी आपको प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया की सबसे प्रमुख विशेषता या शक्ति यह है कि मुद्रित शब्द स्थायी होते हैं। जो प्रिंटेड शब्द जो होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, वो स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। मतलब एक बार अखबार में जो छप गया वो स्थायी होता है, तो उसे अपन क्या करते हैं, बाद में भी जब आराम से जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसे आराम से धीरे धीरे पढ़ा जा सकता है और उस पर सोचा जा सकता है। किसी समाचार पत्र को पढ़ना किसी भी पृष्ठ से शुरू किया जा सकता है, उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और संदर्भ की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इसकी भाषा व्याकरण सम्मत और अनुशासित होती है। यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का साधन है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न है, प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से हैं। तो आप लिखेंगे प्रिंट मीडिया जिसे अपन मुद्रित माध्यम कहते हैं, इसको हम धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, इसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं या फिर मर्जी के अनुसार भी पढ़ सकते हैं। जहाँ से चाहे वहाँ से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पेज पर पढ़ सकते हैं, सबसे पहले अपन लास्ट पेज पढ़ सकते हैं, बीच में से पढ़ सकते हैं, जहाँ से चाहे वैसे हम इसे पढ़ सकते हैं। किसी भी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपना 13वां प्रश्न, आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है। तो देखिए वर्तमान समय की बात करें और वर्तमान समय में जनसंचार के जो 4 माध्यम हैं, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट, इसमें सबसे पुराना माध्यम अगर पूछा जाए तो वो रहेगा प्रिंट मीडिया। यानी कि मुद्रित माध्यम जो है ये जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। आधुनिक 4 माध्यम है। आधुनिक युग का प्रारंभ ही मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग से हुआ था, छपाई के आविष्कार से हुआ था। यद्यपि मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ, पर आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं इसका श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निश्चित रूप से ये जो प्रश्न है ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, धीरे धीरे आराम से देख लीजिएगा। कंप्लीट आपके जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम में, मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने ये 100 के आसपास जो क्वेश्चन हमने तैयार किए अगर आपने पढ़ लिए तो इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। और इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको हमारे ऐप में ये पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। वहाँ पर अलग से
कोर्स बने हुए हैं, जैसे हिंदी वाला कोर्स है, हिंदी कंपलसरी कापू से, उसमें आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी आपके टॉपिक है वो सारे के सारे टॉपिक आपको हमारे उस ऐप में हमने सब्जेक्ट के वाइज जो कोर्स बनाए उसमें अलग अलग फोल्डर बनाए हैं टॉपिक वाइज। वहाँ पर टॉपिक पे आपको MCQs मिलते हैं, उसके PDF मिल जाती है, क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, उसकी व्याख्या मिलती है, सारे चैप्टर्स आपको एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। इसके अलावा हमने 10-10 मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं, तो वो सारे जो 10-10 मॉडल पेपर्स हैं मात्र 20 रुपये में पूरे के पूरे 10 मॉडल पेपर्स लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने तैयार किए हैं, वो भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। उसके अलावा वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट अगर देना चाहते हैं, आप जब चाहें तब टेस्ट दे सकते हैं, जितनी बार चाहें तब तो उतनी बार टेस्ट दे सकते हैं, हर बार टेस्ट दे करके अपने मार्किंग को आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सुविधा भी आपको हमारे ऐप में मिलेगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 14वां, मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम किस प्रकार है? प्रिंट मीडिया जो है वो चिंतन का माध्यम है, विचार और विश्लेषण का माध्यम है, कैसे? तो इसमें आपको लिखना है कि मुद्रित माध्यम जो है ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इसमें गंभीर और गूढ़ बातें भी लिख सकते हैं। इसका कारण है कि पाठक साक्षर होता है और उसके पास न केवल समझने और सोचने का समय होता है बल्कि उसमें योग्यता भी होती है। नेक्स्ट है अपना अगला 15वां प्रश्न, मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो ये जो प्रिंट मीडिया है इसकी विशेषता हमने वैसे देख ली पिछले प्रश्न में, ये रिपीट हुआ एक बार फिर से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है, एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं? एनकोडिंग क्या होती है? देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है एनकोडिंग, एक होता है डीकोडिंग। तो डीकोडिंग को बाद में समझेंगे, पहले एनकोडिंग को समझते हैं। संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई भी संदेश जब हमें कहीं पर भेजना होता है, जैसे कि मान लीजिए टेलीफोन के माध्यम से हमें कोई बात किसी सामने वाले तक पहुंचानी होती है, तो वो एक प्रकार का संदेश होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो बोल करके या संकेतों के रूप में या ध्वनि चिन्हों के रूप में हम उसको आगे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड होता है। अब जब हम बोलते हैं ना, तो जो बोला गया है वो क्या होगा, उसको एनकोडिंग करके उस रिसीवर के द्वारा एनकोडिंग करके उस मोबाइल में या फिर तार के द्वारा चेंज किया जाता है, बदला जाता है ना, उसे एनकोडिंग कहा जाता है। अतः प्राप्तकर्ता को समझने योग्य कूटों में संदेश बांधना कूटीकरण या फिर एनकोडिंग कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि हम जो बोल रहे हैं, ये बोल जो रहे हैं ना, उसको मोबाइल के माध्यम से जैसे सामने वाले तक पहुंचाना होता है, तो मोबाइल उसको ग्रहण करता है, फिर उसको चेंज करता है, उसका कूटीकरण करता है, उसमें कूट चिन्हों में है ना या कोड में उसे बदलता है और वो सामने वाले तक पहुंचाता है और वहां जाके फिर से वापस ध्वनि में उसे बदल दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे कूटीकरण कहते हैं या इसे एनकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, क्लाइमैक्स किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी भी घटना, सूचना आदि का संपूर्ण उद्घाटन का वास्तविक रूप में से परिचय कराना या उस बिंदु पर पहुंचना जहां से पूरी घटना का सार समझते हुए निवारण की ओर परिवर्तित होता हो वो क्लाइमैक्स होता है। मतलब किसी भी घटना, किसी भी सूचना के बारे में जब संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए, मतलब उस अंतिम बिंदु तक पहुंचना जहां से सारा मामला क्लियर हो जाए और समझने के बाद फिर उसके निवारण की तरफ अगर आगे बढ़ा जाए तो वो क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स मतलब उच्च चोटी, जहां पर सारा मामला क्लियर हो जाए, सारी बात समझ में आ जाए। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, मुद्रित माध्यम के लेखकों और पत्रकारों को क्या सावधानी रखनी पड़ती है? जो प्रिंट मीडिया, उसके लेखक और उसके जो पत्रकार होते हैं उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? तो आप लिखेंगे कि मुद्रित माध्यम के लेखक और पत्रकारों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान, शैक्षिक योग्यता और रुचियों का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप अपने स्तर पर बहुत ही जटिल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी भाषा जो पाठकों को समझ में ही नहीं आए तो फिर आपके द्वारा जो आपने जो समाचार लिखे उसका मतलब ही नहीं रहेगा। तो क्या करना होता है कि उन्हें जो है पाठक जो होते हैं, पाठकों की भाषा ज्ञान, पाठकों की शैक्षिक योग्यता, उनकी रुचि किस में है, उसी चीज़ों पर आपको लिखना पड़ेगा। उनको प्रकाशन के लिए प्राप्त सामग्री की समय सीमा के प्रति भी सावधान रहना होता है। उनको सामग्री की शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होता है। उन्हें प्रकाशित सामग्री को छापने से पूर्व शुद्ध करने में पूरी सावधानी रखनी होती है। लेखन में तारतम्य और स्वाभाविक प्रवाह बनाए रखना जरूरी होता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो लेखक और पत्रकारों को एक मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया में समाचार प्रकाशित करने से पहले ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा 19वां प्रश्न, हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
तो आप देखिए लिखेंगे कि हिंदी वेब पत्रकारिता मतलब इंटरनेट पत्रकारिता, ई पत्रकारिता जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या ये है उसकी लेखन शैली, क्योंकि अन्य भाषाओं की भांति इसका कीबोर्ड अभी भी बाजारों में उपलब्ध नहीं है। अभी भी जैसे आपने देखा होगा जो कीबोर्ड होता है वो इंग्लिश वाला होता है ना। तो जैसा कि इंग्लिश का कीबोर्ड होता है वैसा हिंदी का कीबोर्ड अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एक निश्चित रूपरेखा का कीबोर्ड नहीं होने के कारण लेखन कठिन विषय है। नेक्स्ट है हमारा 20वां प्रश्न, रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी की विशेषताएं लिखिए। मतलब जब हमें रेडियो पर समाचार प्रसारित करना होता है तो उसके लिए जो कॉपी पहले तैयार की जाती है उस कॉपी की विशेषताएं क्या है। तो देखिए आप लिखेंगे कि रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी में एक पंक्ति में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो समाचार कॉपी तैयार की जाती है जिसे जो एंकर होता है उसे पढ़ना होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक लाइन में एक पंक्ति में 12 से 13 शब्द होने चाहिए, इससे ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। दूसरा होता है कि वाक्यों में जटिल और उच्चारण में कठिन शब्दों, संक्षिप्त अक्षर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक के अंकों को के जो अंक होते हैं उन्हें अंकों में लिखा जाना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है रेडियो के विषय में आप क्या जानते हैं। तो देखिए अभी फिलहाल जो अपन कर रहे हैं वो है जो अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यम है, और जिसमें हमने पहले प्रिंट मीडिया के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो कर लिए हैं। फिलहाल अपन कर रहे हैं रेडियो के विषय में। तो हमने भी देखा कि रेडियो के लिए जो समाचार कॉपी टाइप की जाती है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और अब ये है कि रेडियो के विषय में आप क्या जानते हैं। तो आप देखो लिखेंगे कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम मतलब जिसे अपन सुन सकते हैं, है ना, उसमें केवल सुनाई देता है जो भी बोला जाता है वो। तो ये एक श्रव्य माध्यम हो गया जिसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों पर आधारित होता है। यह पूर्णतया श्रोताओं से संचालित माध्यम है। रेडियो का श्रोता अखबार की तरह स्वतंत्र नहीं होता, मतलब जब समाचार प्रसारित होते हैं तो उसी समय आपको सुनने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि समाचार पत्र की तरह आप जब चाहे तब उस समाचार को सुन सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। रेडियो समाचार बुलेटिन को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होता है। उसमें किसी समाचार को पहले या बाद में अपनी मर्जी से सुनने की सुविधा श्रोता को नहीं होती है। श्रोता न तो इधर उधर जा सकता है और न किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का सहारा ले सकता है, क्योंकि अगर शब्दकोश का सहारा लेगा तब तक तो समाचार काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा, और वो जो किसी शब्द को अगर इधर उधर भी ढूंढने जाएगा तो बाकी समाचार उसका छूट जाएगा। तो ये जो है वो इसकी कुछ सीमा है। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न है कि नई पीढ़ी में इंटरनेट के अधिक लोकप्रिय होने का क्या कारण है। देखो एक प्रश्न तो ये है कि वर्तमान में सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है, तो इंटरनेट सबसे लोकप्रिय माध्यम है। दूसरा ये है कि फिर इंटरनेट लोकप्रिय माध्यम क्यों है, वर्तमान युवा पीढ़ी में ऐसा क्या है कि ये सबसे लोकप्रिय माध्यम है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि नई पीढ़ी को अब समाचार पत्र पर समाचार पढ़ने में आनंद नहीं आता। उन्हें स्वयं को समय समय पर अपडेट रखने की आदत पड़ गई है, क्योंकि देखिए समाचार पत्र दिन में एक बार आता है, मॉर्निंग में सुबह आता है, उसके बाद फिर दूसरे दिन आता है। लेकिन वर्तमान युवा पीढ़ी को तो एनी टाइम अपडेट रहना होता है। जरा समय के बाद, थोड़े समय के बाद वो ऑनलाइन चीज़ें देख करके अपडेट रहते हैं। यही कारण है कि नई युवा पीढ़ी इंटरनेट की दीवानी है। इंटरनेट द्वारा सूचना, विज्ञान और निजी एवं सार्वजनिक संवाद का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए इंटरनेट जो है वो युवा पीढ़ी में काफ़ी लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की हमारी इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न रहेगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो प्रश्न ये है कि रेडियो समाचार की संरचना की शैली के बारे में बताइए। तो देखिए रेडियो समाचार लेखन अखबारों से सर्वथा भिन्न होता है। अखबारों में अलग टाइप से समाचार प्रसारित होते हैं, प्रिंट होते हैं, रेडियो में अलग टाइप से होते हैं। रेडियो समाचार का लेखन या संरचना अखबारों या टीवी की भांति उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। मतलब इसमें भी समाचार जो होते हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। जनसंचार के सभी माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें इसी शैली में लिखी जाती हैं। तो ये है रेडियो समाचार की शैली। बाकी के जो इसके प्रश्न हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय।